तक हमने देख लिया था कि बीच पर मौजूद सर्वाइवर आखिर किन हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि विमान के पिछले हिस्से में बैठे वो लोग जो क्रैश के बाद आइलैंड के बिल्कुल दूसरे छोर पर जा गिरे थे, उन्होंने इतने दिनों तक खुद को जिंदा कैसे रखा, उनके साथ क्या क्या हुआ और आखिर क्यों उनकी कहानी इन लोगों से कहीं ज्यादा डरावनी साबित होने वाली थी। चलिए देखते हैं। जब विमान क्रैश हुआ था तब उसका पिछला हिस्सा आइलैंड के दूसरी तरफ समुद्र में आ गिरा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, लोग लहरों के बीच डूबते नजर आ रहे थे और हर किसी की आंखों में सिर्फ डर था। ऐसे में एना, लूसिया और मिस्टर ए को लगातार समुद्र में कूद कूद कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्टर ए को एक छोटे लड़के को बाहर निकालते हैं, लेकिन लड़का बार बार अपनी बहन को पुकार रहा होता है। मिस्टर ए को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक छोटी लड़की समुद्र में बेहोश तैर रही होती है। वो बिना एक पल गंवाए फिर से पानी में कूद पड़ते हैं और उसे भी खींच कर बाहर ले आते हैं। एना तुरंत लड़की को सीपीआर देना शुरू कर देती है। अब यहाँ मिस्टर ए को छोटे लड़के को यहाँ से दूर ले जाते हैं ताकि उसे अपनी बहन की हालत न देखनी पड़े। कुछ पल तक लड़की की सांसें अटकी रहती हैं, फिर अचानक इसके मुंह से पानी बाहर निकलता है और वो वापस सांस लेने लगती है। धीरे धीरे समुद्र किनारे का माहौल थोड़ा शांत होने लगता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि असली मुश्किलें तो अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। इसके बाद मिस्टर ए को उन दोनों बच्चों को सिंडी की देखरेख में छोड़ देते हैं और खुद एक बेहद मुश्किल काम में लग जाते हैं। समुद्र में जो लोग जान नहीं बचा पाए थे उनके शव अब भी लहरों के साथ तैर रहे थे। मिस्टर ए को एक एक करके उन सबको किनारे पर वापस लाने लगते हैं। वो उन्हें ऐसे ही समुद्र में बह जाने नहीं देना चाहते थे। उनका भारी भरकम शरीर भले ही डरावना लगता हो, लेकिन उसके अंदर एक बेहद नरम दिल छिपा हुआ था। अब यहाँ एना देखती है कि लिब्बी घायल लोगों की मदद कर रही है। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आता है और घबराकर चिल्लाता है कि कोई जंगल में फंसा हुआ है। एना तुरंत उसके साथ दौड़ पड़ती है। जंगल के अंदर पहुंचकर वो देखती है कि बर्नार्ड विमान की सीट समेत एक ऊंचे पेड़ की डाल में अटका हुआ है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। हालात बेहद नाजुक थे, लेकिन एना घबराती नहीं। वो बर्नार्ड को शांत रहने के लिए कहती है और सावधानी से सीट बेल्ट खोलकर पेड़ को मजबूती से पकड़ने को कहती है। बर्नार्ड जैसे ही उसकी बात मानता है, कुछ ही सेकंड बाद सीट नीचे गिर जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसके बाद एना और बर्नार्ड को ढूंढने वाले आदमी का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम गुडविन है। रात होते होते समुद्र किनारे आग जलाई जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। बर्नार्ड मिस्टर एको से पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी पत्नी रोज को कहीं देखा है, लेकिन मिस्टर एको उसे निराशा भरा जवाब देते हैं। उन्होंने रोज को नहीं देखा था। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि वो सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रात गहराती जाती है और थके हुए सर्वाइवर एक एक करके सो जाते हैं, लेकिन फिर अंधेरे के बीच अचानक लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, किसी के छटपटाने की। सभी घबराकर जाग जाते हैं। एना तुरंत उस तरफ दौड़ती है और वहाँ पहुंचकर जो देखती है उससे सब सन्न रह जाते हैं। मिस्टर एको किसी अनजान आदमी को मार चुके होते हैं। अगली सुबह एना उस मरे हुए आदमी की जांच करती है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी प्लेन का सर्वाइवर नहीं था और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि इनके अपने 3 लोग गायब थे। किसी ने उन्हें उठा लिया था। इसका मतलब साफ है, इस आइलैंड पर और भी लोग मौजूद हैं, शायद वही लोग जिन्होंने हमला किया था। अब एना को लगने लगता है कि समुद्र किनारा सुरक्षित नहीं है। वो सबको लेकर किसी छिपी हुई जगह पर जाना चाहती है जहाँ वे सुरक्षित रह सकें, लेकिन नाथन और सिंडी समेत कई लोग उसकी बात का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि अगर वे बीच छोड़ देंगे तो बचाव दल उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आग जलती रहनी चाहिए ताकि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उन्हें देखा जा सके। उनके लिए वहीं रुकना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर गुजरता दिन उन्हें मदद के करीब नहीं बल्कि एक और बड़े खतरे के करीब ले जा रहा था। आइलैंड पर फंसे हुए 5 दिन बीत चुके थे और तभी सर्वाइवरों में से एक व्यक्ति अपनी गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ देता है। सभी लोग भारी मन और खामोशी के साथ उस मृत व्यक्ति को दफना देते हैं। इस आइलैंड पर हर गुजरता दिन उन्हें ये एहसास करा रहा था कि मौत उनसे ज्यादा दूर नहीं है। 7वें दिन सर्वाइवर एक जंगली मुर्गा पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और कई दिनों बाद उन्हें पहली बार मांस खाने को मिलता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर एको पूरी तरह बदल चुके थे। जिस रात उन्होंने उस अनजान आदमी को मारा था उसके बाद से पूरे 1 हफ्ते तक उन्होंने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठे रहते और अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को तराशते रहते, जैसे उनके अंदर कोई ऐसी लड़ाई चल रही हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। फिर 12वीं रात आती है। कुछ दिनों से सब कुछ शांत था, इसलिए लोगों को लगने लगा था कि शायद खतरा टल गया है। लेकिन इसी आइलैंड की यही सबसे खतरनाक बात थी। जब सब कुछ शांत दिखता था तभी कुछ बुरा होने वाला होता था। आधी रात के अंधेरे में अचानक फिर हमला हो जाता है। आइलैंड के वे रहस्यमयी लोग दोबारा लौट आते हैं। इस बार वे उस छोटे लड़के और उसकी बहन को उठा ले जाते हैं जिन्हें मिस्टर एको ने बचाया था, और उनके साथ 7 और भी सर्वाइवर भी गायब हो जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ एक पलों में खत्म हो जाता है। इसी दौरान एना एक हमलावर को गोली मार देती है, लेकिन इसके बावजूद ये सब अपने लोगों को वापस नहीं बचा पाते। हमलावरों के जाते ही एना बुरी तरह टूट जाती है। वह मरे हुए हमलावर की लाश को झकझोरने लगती है और उसकी पूरी तलाशी लेती है। तभी उसे एक कागज मिलता है और उस कागज में उन्हीं लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उठाकर ले जाया गया था। यह देखकर एना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब था कि वे लोग पहले से जानते थे कि किसे उठाना है। यहाँ मिस्टर ए को उन हमलावरों के पीछे जंगल में काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई निशान तक नहीं मिलता, जैसे वे लोग अंधेरे में घुल गए हों। वापस लौटते ही एना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मिस्टर ए को पर बरस पड़ती है कि ऐसे समय में भी वह एक आदमी को मारने की बात में उलझा रहा। फिर जब नाथन उसे शांत करने की कोशिश करता है तो उसका गुस्सा उसकी तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एना की बेचैनी की वजह भी थी। जब ये लोग पहले दिन यहाँ पहुंचे
पहुंचे थे तब कोई किसी को नहीं जानता था। फिर उन रहस्यमयी लोगों के पास इनके लोगों की पूरी लिस्ट कैसे पहुंच गई, ये सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगता है कि उन लोगों में से कोई एक इनके ही बीच मौजूद है और सबसे पहला शक इसे नाथन पर होता है, क्योंकि वह अक्सर उसकी बातों का विरोध करता था। हालांकि बाकी सर्वाइवर इस वक्त आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। उनकी नजर में सबसे जरूरी चीज जिंदा रहना था, इसीलिए सुरक्षा के लिए वे समुद्र किनारा छोड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ऐना का शक खत्म नहीं होता। वह लगातार नाथन पर नजर रखती रहती है और नाथन भी अब उसे देखकर चिढ़ने लगा था। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। जंगल के अंदर भटकते हुए ऐना की बातें धीरे धीरे लिबी के दिमाग पर भी असर डालने लगती हैं और उसे भी नाथन पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर आता है 19वां दिन। अचानक ऐना नाथन को बेहोश कर देती है और उसे एक बड़े गड्ढे में बंद कर देती है, जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। ऐना का दावा था कि उसने विमान में नाथन को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह जरूर झूठ बोल रहा है। बर्नार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी भी इस बार ऐना का साथ देती है। इसके बाद ऐना नाथन को पूरे एक दिन और एक रात तक भूखा रखती है, लेकिन नाथन बार बार यही कहता रहता है कि उसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। फिर एक दिन ऐना को पता चलता है कि कोई चोरी छिपे नाथन को खाना दे रहा है। वह तुरंत बर्नार्ड के पास पहुंचती है और उस पर गुस्सा निकालने लगती है। उसे लगता है कि उसकी नरमी एक दिन सबकी जान ले लेगी। बर्नार्ड खुद हैरान रह जाता है, उसे तो पता ही नहीं था कि खाना कौन दे रहा है। तभी मिस्टर ए को आगे आते हैं और मान लेते हैं कि नाथन को खाना वही दे रहे थे। ऐना उन्हें कुछ नहीं कह पाती। बाद में गुडविन ऐना को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है नाथन सचमुच बेगुनाह हो, लेकिन ऐना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये कहती है कि अगली सुबह वह नाथन की उंगली काट देगी और फिर उससे उन लोगों का ठिकाना उगलवाएगी जिन्हें उठाकर ले जाया गया था। गुडविन उसके चेहरे की तरफ देखता है और समझ जाता है कि वह मजाक नहीं कर रही। इसलिए उसी रात जब बाकी सब सो रहे होते हैं, गुडविन चुपचाप गड्ढे के पास जाता है, उसका दरवाजा खोलता है और नाथन को कुछ खाना पानी देकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है और इसका असली राज हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। अगली सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो नाथन गायब होता है। ऐना को पूरा यकीन हो जाता है कि वह उन रहस्यमयी लोगों को खबर देने भाग गया है और यही सोचकर वो बिना समय गंवाए बाकी सभी लोगों को लेकर तुरंत वहां से दूसरी जगह निकल पड़ती है। नाथन के गायब होने के बाद बाकी लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन किसी को सच नहीं पता था। समय बीतता गया और फिर आ गया 27वां दिन। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद सर्वाइवर्स को आखिरकार एक स्टेशन मिल जाता है। सबसे आगे बढ़कर मिस्टर ए को उसका दरवाजा खोलते हैं। अंदर घुसते ही उनकी नजर दीवार पर बने दरमा के लोगों पर पड़ती है। जगह काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां की बिजली अब भी काम कर रही थी। और जब वे बीच में रखे एक बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर की चीजें देखकर सभी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। उसके अंदर एक वायरलेस रेडियो मिलता है। बर्नार्ड और बाकी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद अब बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता मिल सकता है। वे तुरंत बाहर जाकर रेडियो चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गुडविन आगे बढ़ता है और रेडियो अपने हाथ में ले लेता है। उसका कहना था कि यह जगह बहुत नीची है, अगर सच में किसी तक सिग्नल पहुंचाना है तो उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। इतना कहकर वह तुरंत निकल पड़ता है और ऐना भी उसके साथ चल देती है। दोनों जंगल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो ऐना के मन में कई दिनों से घूम रहा एक सवाल आखिर बाहर आ ही जाता है। वह पूछती है कि आखिर वे रहस्यमयी लोगों को उठाकर क्यों ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे यह कैसे तय करते हैं कि किसे ले जाना है और किसे छोड़ना है। गुडविन उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर अपनी सोच उसके सामने रखता है। लेकिन तभी बातचीत के बीच ऐना अचानक एक ऐसा सवाल पूछ देती है जिससे माहौल बदल जाता है। वह सीधे गुडविन की तरफ देखकर पूछती है, वे लोग कहाँ हैं? पहले तो गुडविन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ऐना क्या कहना चाहती है। नाथन के गायब होने के बाद से ऐना का शक अब गुडविन पर आ चुका था। आखिर सबसे पहले जंगल से निकलकर वही तो आया था। ऐना को लगने लगा था कि गुडविन ही वो घुसपैठियां है और गुडविन घबराता नहीं है। दुबली पतली ऐना को देखते हुए वह शांत आवाज में एक चौंकाने वाली बात कबूल कर लेता है। वह कहता है कि हाँ, वह उन्हीं लोगों में से है जो सर्वाइवरों के बीच घुसपैठ करके रह रहा है और नाथन पूरी तरह बेगुनाह था। फिर वह बताता है कि पहली बार उन लोगों ने सर्वाइवरों में से सबसे ताकतवर लोगों को उठाया था, लेकिन जब उनमें से एक को मिस्टर एको ने मार दिया तब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अब वे ताकतवर लोगों को नहीं बल्कि अच्छे लोगों को ले जा रहे थे। उनकी नजर में वे लोग खास थे और नाथन वह उन अच्छे लोगों में शामिल नहीं था। फिर गुडविन एक और डरावनी सच्चाई बताता है। जिस रात नाथन गायब हुआ था उसी रात गुडविन ने ही उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला था। ये सुनते ही ऐना उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। ऐना पूरी ताकत लगाती है, लेकिन गुडविन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत था। ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन ठीक इसी वक्त किस्मत ऐना का साथ देती है। हाथापाई के दौरान उसे एक लंबा नुकीला लकड़ी का तना मिल जाता है और वह पूरी ताकत से उसे गुडविन के शरीर में घोंप देती है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। ऐना भारी सांसें लेते हुए वापस पहुंचती है। उसके कपड़ों और चेहरे पर हुई लड़ाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब बाकी लोग गुडविन के बारे में पूछते हैं तो ऐना सिर्फ एक ही बात कहती है, अब यहाँ सुरक्षित है। बस इतना सुनना काफी था। सभी समझ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। समय फिर आगे बढ़ता है और अब आ चुका था 41वां दिन। उस दिन बर्नार्ड हमेशा की तरह रेडियो से छेड़छाड़ कर रहे थे कि अचानक उसमें से एक आवाज सुनाई देती है। ये वही मदद की पुकार थी जो पहले पीले प्लेन से भेजी गई थी। उस वक्त क्या हुआ था ये तो हम जानते हैं। बर्नार्ड उत्साहित होकर जवाब देने ही वाले थे कि तभी ऐना झटके से रेडियो उनके हाथ से ले लेती है और उसे बंद कर देती है। उसका दावा था कि यह सब एक जाल है। वे रहस्यमयी लोग
उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुताबिक अब इस आइलैंड पर कोई दूसरा सर्वाइवर बचा ही नहीं था। इसके बाद एना रेडियो लेकर अकेली एक छोटी सी धारा के पास चली जाती है। इतने दिनों से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर निकलने लगता है। प्लेन क्रैश से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था, उसका बोझ आखिर टूटकर उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगता है। तभी मिस्टर ए को चुपचाप उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वह कुछ ज्यादा नहीं कहते, लेकिन उनकी मौजूदगी ही एना को सहारा देने के लिए काफी थी। और ठीक इसी दौरान यहाँ लिबी और सिंडी को समुद्र के किनारे बहता हुआ जिन मिल जाता है। उसके कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात बदकिस्मत सॉयर और माइकल से भी होती है, और यहीं से वह सफर शुरू होता है जिसमें ये सभी लोग घने जंगल को पार करके जैक और बाकी सर्वाइवर्स से मिलने निकलते हैं। लेकिन इस सफर के दौरान एना की एक गलती सब कुछ बदल देती है। उसकी वजह से शैनन की मौत हो जाती है और सईद पूरी तरह टूट जाता है। शैनन की लाश को धीरे से जमीन पर रखने के बाद सईद की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा बचता है। वह तुरंत बंदूक उठाकर एना की तरफ दौड़ पड़ता है। माहौल एक पल में बेकाबू हो जाता है। तभी मिस्टर ए को बीच में कूद पड़ते हैं और सईद को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से एना हमला करके सईद को बेहोश कर देती है। फिर वह उसकी बंदूक छीन लेती है और हथियार सीधे बाकी लोगों की तरफ तान देती है। अब उसके हाथ में बंदूक थी और डर उसके सिर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इसके बाद वह मिस्टर ए को आदेश देती है कि सईद की तलाशी ली जाए। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह शांत हो जाए, लेकिन एना इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो हवा में फायर कर देती है, जिसे घबराकर माइकल चुप हो जाता है। अब एना के लिए सिर्फ एक ही नियम था, जो उसकी बात मानेगा वह सुरक्षित रहेगा और जो विरोध करेगा वह खतरा बन जाएगा। इसके बाद फिर से एना मिस्टर एको को आदेश देती है कि सईद को बांध दिया जाए। साथ ही वह मिस्टर एको को अपनी तरफ करने की कोशिश भी करती है। उसकी हर बात में हम शब्द शामिल था। वह बार बार यही जताने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ वह कर रही है सबकी सुरक्षा के लिए कर रही है, लेकिन मिस्टर एको उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। वह सईद को बांधने के लिए तैयार नहीं हुए, बस एक गहरी नजर एना पर डाली, जैसे उन्हें उसके फैसलों पर तरस आ रहा हो। एना हैरान रह जाती है। उसके लिए तो सईद वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मिस्टर एको की नजर में असली समस्या कुछ और थी। शायद एना भी यह समझ रही थी, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। जब मिस्टर एको उसकी बात नहीं मानते तो एना बंदूक लिब्बी की तरफ मोड़ कर उसे मजबूर करती है कि वह सईद को बांध दे। लिब्बी खुद हैरान थी। अगर स्ट्रेचर खोल दिया गया तो सॉयर को कैंप तक कैसे ले जाया जाएगा? उसकी हालत पहले ही नाजुक थी। उसे जल्द डॉक्टर की जरूरत है, वरना उसकी जान जा सकती है। लेकिन एना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी उसके अपने डर थे। आखिरकार वे लोग सईद को एक पेड़ से बांध देते हैं। लिब्बी फिर भी एना को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि शैनन की मौत एक हादसा थी। अगर वे लोग कैंप पहुंचेंगे तो बाकी लोग बात समझ जाएंगे। लेकिन एना का डर अब तर्क से कहीं बड़ा हो चुका था। कुछ देर बाद सईद होश में आता है। एना उससे बात करने की कोशिश करती है। शायद हालात संभालना चाहती थी, लेकिन सईद की आंखों में सिर्फ खून उतर आया था। वह सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, शैनन का बदला। तभी मिस्टर ए को अचानक सॉयर को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। वह समझ चुके थे कि अब और देरी हुई तो सॉयर नहीं बचेगा। एना तुरंत उनके रास्ते में आ जाती है। वह कहती है कि अगर हालात उल्टे होते तो सॉयर शायद मिस्टर एको के लिए ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन मिस्टर एको के लिए इंसान की जान किसी बहस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वह यह भी समझ रहे थे कि एना का यह विरोध दूसरों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने डर की वजह से है। इसलिए वे उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद माइकल सईद को पानी पिलाने के लिए उठता है। एना फिर से उसे रोकने और धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह उसकी बात नहीं मानता। वह सईद को पानी पिलाता है। दूसरी तरफ जैक और केट कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों गोल्फ खेलकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी बॉल जंगल की तरफ चली जाती है। जब वे उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उनके सामने मिस्टर एको आ खड़े होते हैं। इनके कंधे पर बेहोश पड़ा सॉयर था। सॉयर की हालत बेहद गंभीर लग रही थी। उसे उस हालत में देखकर जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अब एक एक पल कीमती है। बिना एक सेकंड गंवाए जैक तेजी से सॉयर को हैच के अंदर ले जाता है और केट को जरूरी दवाइयां लाने के लिए कहता है। फिर खुद सॉयर का बुखार कम करने और उसके घावों का इलाज शुरू कर देता है। मिस्टर एको भी उसके पीछे पीछे हैच के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उनकी नजर एक ऐसे निशान पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले वाले स्टेशन में देखा था। यह देखकर उनके मन में फिर कई सवाल उठने लगते हैं। इसी बीच बर्नार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। इतने दिनों बाद जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी रोज जिंदा है, तो वह जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। लेकिन एना उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर उसने अब तक उसकी बात न मानी होती तो शायद वह इतने दिन जिंदा भी नहीं रहता। उसके मुताबिक अब भी सबको वही करना चाहिए जो वह कह रही है। माहौल और ज्यादा असहज हो जाता है। तब लिबी बर्नार्ड का पक्ष लेती है। वह कहती है कि वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आगे की योजना क्या है और दोनों ग्रुप्स के लोग शांति से कैसे साथ रहेंगे। तभी सईद ताना मारते हुए कहता है कि एना के पास कोई योजना है ही नहीं। यह बात सीधे एना को चुभ जाती है। वह तुरंत बंदूक उठा लेती है और माइकल को आदेश देती है कि वह बीच कैंप में वापस जाए और वहां के लोगों से हथियार, गोलियां, कपड़े, खाना और दूसरी जरूरी चीजें लेकर आए। बदले में वो सईद को छोड़ देगी। माइकल को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि उसके जाते ही एना सईद को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी जिन आगे बढ़ता है और कहता है कि वह यहीं रहेगा और सईद पर नजर रखेगा। माइकल मजबूरी में वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद लिब्बी को लगने लगता है कि एना असल में ये सामान लेकर सबसे अलग कहीं अकेले रहने का सोच रही है। उसे एना के लिए थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन एना को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। वह हमेशा से अकेली थी और आगे भी अकेली ही रहने वाली थी। कुछ समय बाद बर्नार्ड आखिर
फैसला कर लेता है। वह एना का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से वह अब तक जिंदा है, लेकिन अब वह अपनी पत्नी से मिलने जाएगा। लिब्बी भी पहले कई बार एना का साथ दे चुकी थी। उसे हमेशा लगता था कि एना बस थोड़ी सख्त और गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। किसी दुखी इंसान को पेड़ से बांधकर उसे धमकाना उसकी नजर में भी गलत था। यह उसकी सीमा से बाहर था। एना उनकी बातें सुनती है और फिर गुस्से में कहती है कि अगर जाना है तो चले जाओ। वह जिनसे भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। सईद जिन की तरफ देखता है और हल्का सा सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा करता है। जिन भी आखिरकार इन लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ सिर्फ 2 लोग बचे थे, एना और पेड़ से बंधा हुआ सईद। यहाँ मिस्टर एको सॉयर को पहुंचाने के बाद खड़े थे और इस बंकर को देख रहे होते हैं। इस बीच लॉ को शैनन की मौत की खबर मिल चुकी थी। वह मिस्टर एको से पूछता है कि उन्हें बाकी लोगों तक ले चलें, लेकिन मिस्टर एको ऐसा करने से मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि अगर दोनों पक्ष अभी आमने सामने आए तो गुस्से में कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है। दूसरी तरफ केट लगातार सॉयर की देखभाल कर रही थी। जैक यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वह दोनों को अकेला छोड़ देता है। जब जैक को शैनन की मौत की पूरी बात पता चलती है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह इस मौत का हिसाब चाहता था, लेकिन मिस्टर एको अब भी किसी का पक्ष लेने को तैयार नहीं थे। तभी सन वहाँ माइकल के साथ पहुंचती है। जैक माइकल को सही सलामत देखकर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इतने दिनों की चिंता के बाद दोनों के लिए यह एक राहत भरा पल था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अब माइकल जैक को पूरी बात बताता है। शैनन मर चुकी है, सईद को बंधक बना लिया गया है और यह सब जैक को सीधी चुनौती जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सईद को सुरक्षित वापस लाना। इसीलिए वह तुरंत बंदूक उठाता है और निकलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर एको उसके सामने आ खड़े होते हैं। वह जैक को रोकते हुए कहते हैं कि एना ने जो किया वह जानबूझकर नहीं किया था। उसने गलती की है, लेकिन जो कुछ हुआ वह एक हादसा था। जैक गुस्से में था, लेकिन जैसे ही वह एना का नाम सुनता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वह इस नाम को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि विमान में चढ़ने से पहले एयरपोर्ट पर उसकी और एना की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत और फ्लर्टिंग भी हुई थी। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद वे एक रहस्यमयी आइलैंड पर फंस जाएंगे और फिर इसी तरह आमने सामने खड़े होंगे। आखिरकार मिस्टर एको उससे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो उसे एना के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त होगी, कोई हथियार नहीं। जैक कुछ देर सोचता है और फिर मान जाता है। यहाँ एना अब भी सईद के साथ बैठी हुई थी। सईद लगातार उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। शायद वह उसके अंदर छिपे डर और गुस्से को समझ चुका था। और सच कहें तो एना खुद भी सोच रही थी कि कहीं सईद को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सबसे आसान रास्ता तो नहीं। इसी दौरान हमें एना के अतीत की उस कहानी के बारे में पता चलता है जिसने उसे आज का इंसान बनाया है। आइलैंड पर आने से पहले एना एक पुलिस ऑफिसर थी। एक बार वह और उसका पार्टनर एक चोरी के मामले में कार्रवाई कर रहे थे। एना सामने वाले दरवाजे पर तैनात थी। तभी एक जवान लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि वह निर्दोष है। वह अपना पहचान पत्र दिखाने की बात करता है। एना उसकी बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वह लड़का बंदूक निकालता है और एना पर लगातार 4 गोलियां चला देता है। किस्मत से एना ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। वह बुरी तरह घायल जरूर होती है, लेकिन जिंदा बच जाती है। हालांकि उस हमले में उसके पेट में पल रहा बच्चा नहीं बच पाता। यह घटना एना को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद वह लंबे समय तक साइकोलॉजिस्ट इलाज करवाती है, लेकिन उसके दिल का घाव नहीं भरता। उसका रिश्ता भी टूट जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है। फिर भी एना किसी तरह दोबारा पुलिस की नौकरी पर लौटना चाहती थी। उसने डिपार्टमेंट की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफिसर से अपने लिए पॉजिटिव रिपोर्ट देने की मांग की ताकि वह वापस ड्यूटी पर जा सके। आखिरकार रिपोर्ट उसके पक्ष में तैयार कर दी जाती है और एना दोबारा पुलिस फोर्स में लौट आती है। लेकिन बाहर से साधारण दिख रही एना अंदर से अब भी टूटी हुई थी। जब भी वह किसी घरेलू झगड़े या बच्चों को परेशान होते देखती, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाने लगता। कई बार तो वह छोटी छोटी बातों पर भी लोगों पर बंदूक तान देती, यहाँ तक कि उसका पार्टनर भी समझ चुका था कि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं है। फिर एक दिन वह लड़का पकड़ लिया जाता है जिसने उस पर हमला किया था। एना को पहचान के लिए बुलाया जाता है। वह लड़के को